तो बात मैं ये कह रहा हूँ, द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। अब कायदे से जो सॉलिड होते हैं ना बेटा, एक्चुअली सॉलिड होते कैसे हैं सर? सर सॉलिड तो होते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मान लो सर ये हैं, और सर ये पूरा एक एरे रहता है जो एक दूसरे को घेरे रहता है। हेलो, तो ये तो सर, ये तो बोर्ड के बाहर भी आप इधर भी बना दो, इधर भी बना दो, ऊपर भी बना दो, नीचे बना दो, ये ऐसा, ये तो सर कंटिन्यूड रहेगा। हाँ बेटा रहेगा। जैसे घर होते हैं भाई, बिल्डिंगें कितने कितने शेप की बनती हैं, लेकिन बनती किससे बेटा? ईंटों से। हेलो, तो ईंटे को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कैन फॉर्म एनी सॉलिड। हेलो, हेलो। अब यही यूनिट सेल में मैं आपको ये पूरा सॉलिड अरेंजमेंट नहीं दिखा रहा, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि देखो बेटा, ये आप चार लोगों को देखो, कायदे से चार लोग क्या बन गए बेटा? एक स्क्वायर। यहाँ पे सारे के सारे एटम के मास को ना मैं उसके सेंटर ऑफ मास से दर्शा रहा हूँ, और सेंटर ऑफ मास को मैं ऐसे डॉट करके दिखा दे रहा हूँ सेंटर में। हेलो, हेलो। यस। मतलब एक्चुअल में एटम कैसा है बेटा? एक्चुअल में सर एटम ऐसे गोल गोल है, मैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम नहीं बोल रहा हूँ, आयन भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल से गोल गोल है, हम तो केवल अपनी सोच में उसके सेंटर ऑफ मास को सोच रहे हैं। ये देखो सेंटर ऑफ मास पुश कर दिया ना, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, और उसको ज्वाइन कर दिया, तो उससे एक यूनिट सेल कट के आ जाती है, विच इज देसी भाषा में नोन एज एन ईटा, अ ब्रिक फ्रॉम विच एनी बिल्डिंग कैन बी मेड। हेलो, अब मैं मानता हूँ बेटा, ये मान लो सोडियम आयन है, और ये मान लो क्लोरीन का आयन है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको। वैसे एक्चुअली NaCl का क्रिस्टल ऐसा नहीं होता, पर फिर भी देसी भाषा में समझने के लिए। तो बेटा ये रेडियस, अच्छा ये जो यूनिट सेल है नेचर में एग्जिस्ट तो कर नहीं रही है, ये तो तुम्हारी सोच है, लेकिन इस सोच में जो आपने बनाई है उसमें कट कटा के पूरे एटम तो आएंगे नहीं, क्योंकि सर एटम तो गोल गोल होता है। आपने जो यूनिट सेल सोचा है सर, एक क्यूब, ये क्यूब में एटम कट कटा के तो इतने ही आएंगे। देखो कट सेक्शन दिख रहा है ना, ये सी वाली फोटो में। हेलो, 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 हेलो। अरे बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस अगर आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लोगे, और ये दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस अगर a है, जो कि आप निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो व्हाट विल बी, जो आप एज लेंथ कैलकुलेट करोगे, कायदे से दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, वो क्या होगा? दैट एज लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। हेलो, हेलो, हेलो। बोलना पड़ेगा। यस सर। बात समझ में आती है यस बच्चों? सर। तो आयंस का रेडियस जो है वो उनके आयनिक क्रिस्टल में जब वो रहते हैं उस हिसाब से एस्टिमेट किया जाता है। ये बात समझ में आती है सबको? हटा सकता हूँ ये मैं? जी देखो, कभी भी बच्चों मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए अगर बी में कन्वर्ट होगा, तो बेटा दोनों की औकात, दोनों का एनर्जी कंटेंट अलग अलग होगा। जैसे जैसे मान लेते हैं ए के पास 100 रुपए की एनर्जी है, और मान लेते हैं बी के पास 130 रुपए की एनर्जी, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ बेटा। कभी भी एनर्जी का चेंज होता ही है सर। अगर कभी भी कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, दोनों में एनर्जी का फ़र्क होगा ही होगा। अच्छा, तो अगर एनर्जी का फ़र्क है, तो एनर्जी के ट्रांजैक्शन को वो साइंस का डिपार्टमेंट जिसके पास पेटेंट है, उसके डिपार्टमेंट, उस इस ट्रांजैक्शन को हिसाब रखने का, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम एनर्जी को हमेशा चेंज के रूप में देखेंगे। मतलब चेंज हमेशा होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, आज से थर्मोडायनेमिक्स कहा कि हम एनर्जी को एनर्जी नहीं, एंथैल्पी चेंज से समझेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ना चेंज ऑब्जर्व करना इजी होता है। तो इसलिए आज से जब भी हम एनर्जी ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, तो हम एंथैल्पी चेंज बोलेंगे, एनर्जी चेंज नहीं बोलेंगे। और एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों? एनर्जी, या अब क्योंकि साहब आपने कह दिया एंथैल्पी बोलना है, तो हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोडक्ट का पैसा कितना है बेटा? 130 रुपये। रिएक्टेंट का पैसा कितना है बेटा? 100 रुपये। मतलब डेल्टा एच ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। हेलो, हेलो।
शायद आपने 9th-10th में सुना भी होगा कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है ना तो ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। मतलब सर बेटा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर सर रिएक्टेंट के पास 100 रुपये था, प्रोडक्ट पास 130 रुपये, कहाँ से आ जाएगा सर? ज़रूर ये 30 रुपये की एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। हेलो हेलो, यस सर। इसी को कहते हैं बेटा एंथैल्पी चेंज। अब अगर ये जो 30 रुपये है ना, ये जो 30 रुपये की एनर्जी है ना, इससे अगर किसी एटम ने खुद को आयनाइज किया हो, आयनाइज किया हो का क्या अर्थ है सर? आयनाइज किया हो का अर्थ है कि जो भी इस एटम जो कि मैंने ए फिलहाल बनाया हुआ है, ए का जो सबसे वैलेंस यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, ए का मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, मान लो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये था। यहाँ पे हमने 30 रुपये की इसको एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन पॉक करके निकल गया, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकल गया। तो ये जो भी ए था ना बेटा, ये ए पता है क्या बन जाएगा? ए प्लस कैटायन और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी लगी है ना बेटा, इस एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। टेक्निकली आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते थे, पर साइंस को अच्छा नहीं लगता, साइंस वाले एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। क्या सर एंथैल्पी और एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है बेटा? बेटा थोड़ा सा तो है। क्या नहीं बताओगे सर? बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो बताना छोड़ो, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा कि इक्वेटेड कैसे आपस में। पर हाँ, देसी शब्दों में, लेमन टर्म्स में, एनर्जी इज नथिंग बट एंथैल्पी। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा। देखो बेटा, मैंने ये आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का अर्थ होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने कि ए को एनर्जी दी और ए प्लस बना के पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस प्रक्रिया में एनर्जी लगी डेल्टा एच आई 1, इसको मैंने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैं ए प्लस को बुलाऊंगा और उसको एनर्जी दे के ए प्लस 2 बनाऊंगा और एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब दूसरा निकाला। और ऐसे सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो सकता है। इसमें ये मैंने कहा था कि सक्सेसिव मतलब डेल्टा एच आई 1 हमेशा छोटा होगा किससे? डेल्टा एच आई 2 से। वैसे 2 छोटा होगा 3 से, 3 छोटा होगा 4 से। क्यों? उसके लिए मैंने ये समझाया आपको कि बेटा अगर कोई एटम ने, मान लो H1 और H2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो पहली इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक न्यूट्रल स्पीशीज से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से निकालोगे। तुम कॉमन सेंस से सोच के बताओ, एक प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा कि और इलेक्ट्रॉन देगा? सर प्लस तो माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो बेटा क्यों तुम ज़बरदस्ती उससे अगर एक और निकालोगे तो बेटा पहला निकालने से तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए सक्सेसिव की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। मतलब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारा 100 रुपये का खर्चा हुआ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारा 100 से तो ज़्यादा ही खर्चा होगा फॉर श्योर। हेलो हेलो, फिर से एक बार सबको बता दे रहा हूँ बच्चों, क्या होता है कि किसी भी एटम का अगर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालना है, लगने वाली एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन एनर्जी की पीरियोडिसिटी तो एटॉमिक साइज से बड़ा आसानी समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अगर डेल्टा एच आई है और एटॉमिक साइज को अगर मैं ए एस लिख देता हूँ, तो हमको पता है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करता है। सर अगर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, तो उसे निकालना आसान होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप डेल्टा एच आयनाइजेशन डिक्रीज करता है और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करता है। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बोले। नहीं है। तो यहाँ से मैं ये कह पाता हूँ फैक्टर्स में कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, यानी कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की शक्ति है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि न्यूक्लियस जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको लगने वाली एनर्जी ज़्यादा लगेगी। हेलो हेलो, यस सर। चलो ये बात हो गई बेटा अपनी, 2 फैक्टर्स अपन ने ख़त्म कर लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए। अब तीसरा फैक्टर है बच्चों क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये फैक्टर शायद मैंने आपसे कोई ग्राफ बनवा दिया था सब बच्चों को, इसके इंग्लिश लिखना बचा हुआ है, ऐसा ही है ना? हेलो यस सर। यहाँ पे बेटा हमने ग्राफ बनाया है अलोंग द पीरियड, किसका सर? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा, हमको ये तो पता ही है सर कि अलोंग द पीरियड जो है सर, एटॉमिक साइज जो है अलोंग द पीरियड ये डिक्रीज करता है सर।
सर साइज अगर डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी घटेगी तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता जाएगा। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन यानी कि आयनाइज करने में लगने वाली एनर्जी इंक्रीज करेगी। हेलो हेलो हेलो, सबको बोलना पड़ेगा बेटा। हाँ यस सर। अच्छा, तो हम पीरियोडिसिटी से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है। कैसे सर? बेटा जनरल ट्रेंड तो यही कह रहा है ना, बढ़ रहा है। जनरल ट्रेंड तो यही कह रहा है कि बढ़ रहा है। दिक्कत आ रही है सर बेरिलियम से बोरॉन में घटी क्यों, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में घटी क्यों? और शायद एक आपको ये भी डाउट होगा कि सर अलोंग द पीरियड साइज घटता तो है, पर ये पीरियोडिसिटी केवल हम ग्रुप 17 तक जानते हैं, क्योंकि ग्रुप 18 में हमने अलग से नोट डाल के लिखा हुआ है कि जो इनर्ट गैसेज होते हैं वो भले सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका साइज सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उनके केस में वंडर वॉल रेडियस देखा जाता है। तो कायदे से कुछ लोगों को इनर्ट गैसेज में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सर उनका भी साइज बड़ा है। तो कई लोग कहेंगे सर नहीं नहीं ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, यस सर। तो अब बात आ गई कि ये क्यों है। ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि आपने आयनाइजेशन को केवल दो फैक्टर्स से समझा है, जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एक फैक्टर पे और डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आइए एक बार पहले समझा दूं फिर इंग्लिश लिखवाऊंगा। अगर आप बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करोगे बच्चों, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, वैसे ही नाइट्रोजन का स्टेबल हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, वैसे ही नियॉन विच इज एन इनर्ट गैस उसका भी फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है। तो जब भी कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना बच्चों, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। अच्छा सर इसको थोड़ा सा आप लिखवा भी दो, क्योंकि हमको समझ में तो आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत है बात रुके। एक्सप्लेनेशन फॉर ग्राफ या लिख लो एक्सप्लेनेशन, सिंपली लिख लो एक्सप्लेन। लिखेंगे ऑल दो पर भी रही है, बट ionization enthalpy of beryllium is greater than boron and nitrogen is greater than oxygen। और ये बेटा केवल इनके लिए वैलिड नहीं है, ये पूरे ग्रुप के लिए वैलिड है। मतलब हर ग्रुप 2 एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी ग्रुप 3 से, होनी नहीं चाहिए पीरियोडिसिटी के हिसाब से। वैसे ही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की ज़्यादा होगी अपने बाजू के ग्रुप 16 से। हेलो हेलो, यस सर। इतना लिखो तो हाँ बोलो। कहेंगे बिकॉज ऑफ stable electronic configuration। इतना लिखो तो हाँ बोलो। आपको बेरिलियम और बोरॉन को देखना है, तो बेरिलियम का जो वैलेंस यानी कि सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा बेटा, वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकलेगा। और फुली फिल्ड कैसा होता है बेटा, स्टेबल। वही अगर बोरॉन की बात करोगे बच्चों, तो बोरॉन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेगा, 2p का 1। और 2p1 कैसा है बच्चों, पार्शियली फिल्ड बेटा, हाफ नहीं। और पार्शियली फिल्ड कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल। किसके कंपैरिजन में, फुली फिल्ड के कंपैरिजन में।
नहीं नहीं, फुली और हाफ दोनों के। अभी हाफ तो देखा ही नहीं यार, यहाँ पे हाफ तो शिवम बोल दिया, गलत बोला है ये बात। तो बेटा बोरॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो इनफैक्ट वो फुली फिल्ड हो जाएगा। हेलो, यस सर। बात समझ में आती है? यस सर। नेक्स्ट हटा दूं, कोई रोक रहा है? नहीं। नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे बच्चों ऑल्सो। अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी यही कंपैरिजन कर लो, भाई एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। इसका हो जाएगा सर 1s2 2s2 2p4। मतलब इसका जो वैलेंस यानी कि सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? ये भी स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन से निकलेगा, इसको बोलते हैं बेटा हाफ फील्ड। और ये किससे निकलेगा बच्चों? ये किससे निकलेगा? पार्शियली फिल्ड से। या तो तुम फुली फिल्ड हो या तो तुम हाफ फिल्ड हो, अन्यथा कुछ भी होगा मैं तुम्हें पार्शियली फिल्ड कहूंगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुली फिल्ड, फिर होता है हाफ फिल्ड और सबसे कम होता है पार्शियली फिल्ड। ऑक्सीजन के साथ भी यही बात वैलिड, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसीलिए ये देना चाहता है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। हेलो हेलो, और इससे भी कम स्टेबल होता है इसके अलावा कोई भी चीज़। मतलब 3 डब्बे हैं, तुमको कैसे भी करना हो, तुम 5 भर दो, 1 भर दो, 2 भर दो, 4 भर दो, कुछ भी कर दो। हेलो हेलो, तो ये स्टेबल कोई चीज़ अगर होती है तो किसी के रिस्पेक्ट में होती है। तो हाँ, फुली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किसके रिस्पेक्ट में? हाफ फील्ड के। हाफ फील्ड दूसरे नंबर के स्टेबल होता है किसके रिस्पेक्ट में? और अन्य किसी भी कन्फिग्रेशन में, उसे पार्शियली फील्ड कह देते हैं। हेलो, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों मोर ओवर। मोर ओवर एक्सप्लेनेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मोर ओवर group 18 elements have largest atomic size in their respective period। अपने अपने पीरियड में ग्रुप 18 सबसे बड़ा होता है, but still has highest ionization enthalpy। भाई हमने तो ये बोला एटम जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास होगा, तो उतना ज़्यादा आयनाइजेशन। सर अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में ग्रुप 18 तो सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी आपने आयनाइजेशन इसका सबसे ज़्यादा लिखा है। आपने जो एटॉमिक साइज की पीरियोडिसिटी लिखवाई है सर वो तो केवल ग्रुप 17 तक वैलिड है, 18 तक थोड़ी। सच्चाई है, हर पीरियोडिसिटी की बात मैं करूंगा ना 17 तक ही होती है, 18 तक नहीं। लेकिन यहाँ पे आपने सर 18 तक ग्राफ बना दिया, क्यों सर? क्योंकि बेटा उनका कन्फिगरेशन बहुत स्टेबल है, फुली फिल्ड है। हेलो हेलो, और केवल 2s नहीं, मतलब पूरा उसका पूरा शेल। जैसे बेरिलियम में तो केवल 2s सब शेल था, 2p तो खाली ही था। लेकिन यहाँ पे तो 2s भी और 2p भी, वैसे भी नीचे का होगा तो 3s भी 3p भी। तो इतना लिखा सबने। आगे इंग्लिश लिखाऊं? लिखेंगे अच्छा इंग्लिश क्या थी बेटा, एक बार पढ़ के सुना दो मोर ओवर वाली। अच्छा रुको मैं खुद पढ़ ले रहा हूँ। इंग्लिश लिखी हमने मोर ओवर ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड बट स्टिल हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू, लिखेंगे इंग्लिश कंटिन्यूशन में, ड्यू टू देयर वेरी स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पूरी इंग्लिश लिखेगा, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिए। सर आंसर होगा बेरिलियम। देख लेते हैं बेटा। सवाल है कि बेरिलियम और बोरॉन में से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है? कुछ कह रहे हैं बेरिलियम, कुछ कह रहे हैं बोरॉन। आइए चर्चा करें।
सबसे पहली बात सर, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब बेरिलियम को पहले आप बना दो बेरिलियम प्लस, इसमें जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी डेल्टा एच आयनाइजेशन फर्स्ट, फिर बेरिलियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो और बना दो बेरिलियम प्लस 2। इस प्रक्रिया में जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे इसे कंपेयर करना है किससे? बोरॉन से। पहले इसको देख लेता हूं मैं। बेटा बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन हम सब जानते हैं 2s2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉन्फ़िगरेशन बचा इसका 2s1। हेलो, मतलब अब मुझे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है बच्चों वो पार्शियली फिल्ड सेकेंड सबशेल के ऑर्बिटल, सेकेंड सबशेल से निकालना है, 2s की पार्शियली फिल्ड सबशेल से निकालना है। इसी को मैं काउंटर कर रहा हूं बेटा पैरेलली बोरॉन के साथ। बोरॉन जब पहले इलेक्ट्रॉन देगा तो बनाएगा बोरॉन प्लस, बोरॉन का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा 2s2 से नहीं 2p1 के वैलेंस शेल से, और जब बोरॉन प्लस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप उसको बोरॉन प्लस 2 बनाना चाहोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा 2s2 यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। हेलो हेलो, आपको तो बेटा ये दूसरे प्रक्रिया में लगने वाली एनर्जी कंपेयर करनी है। तो अब बताओ सर, देखिए सर दूरी तो सेकेंड शेल से ही निकलना है तो वो तो सेम हो गया, 2s से दोनों में निकल रहा है। एक का 2s पार्शली फिल्ड है, एक का 2s फुली फिल्ड है। हेलो, तो सर जो आपने पीरियोडिसिटी लिखवाई है ना अलोंग द पीरियड वाली, वो केवल डेल्टा एच आई 1 यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए है। 2, 3 या इसके बाद में बात करोगे ना सर, दो अलग अलग लोगों में, दो अलग अलग लोग की बात कर रहा हूँ, सक्सेसिव की बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई। मैंने इसका डेल्टा एच 1, 2 को थोड़ी कंपेयर किया, ये मुझे पता है 1 कम होगा 2 ज़्यादा होगा, लेकिन इसका 2 और इसके 2 को कंपेयर कर रहा हूँ। तो दो अलग अलग लोगों के 2 को कंपेयर करूँगा तो क्या देखना पड़ेगा दोबारा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हेलो हेलो, ये फोटो बना लो बच्चों और फिर आप खुद जवाब दे सकते हो। बेटा ये फोटो मतलब ये एक्सप्लेनेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है, जैसे दो कंपेयर किए, सेम चीज़ ये समझ पा रहे हो? हेलो yes. और खुद को आप समझाते हुए भले अपने हिंदी वाली राइटिंग में लिख लीजिए कि क्योंकि बोरॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है और बेरिलियम का पार्शियली फिल्ड से निकलना है, इसलिए बोरॉन का डेल्टा एच आई 2 यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes, चलो हटा रहा हूँ बच्चों को। अकेले क्योंकि एब्जॉर्ब रिलीज कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने आयनाइजेशन में केवल एब्जॉर्ब होता था तो वहाँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया था। पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जो भी एनर्जी चेंज होगा उसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर वो खाई जाएगी तो पॉजिटिव, मान लो 10 रुपये खाया जाएगा तो +10 हो जाएगा, और 20 रुपये रिलीज होगा तो -20 हो जाएगा। जो भी हो उस प्रोसेस को आज से मैं इंग्लिश में कहूँगा, इस एनर्जी चेंज को आज से मैं इंग्लिश में कहूँगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखो तो हाँ बोलो बच्चों। नेक्स्ट लाइन से डिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये वाली बात कि भाई रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। हाँ,
पर इन जनरल बात करूं मैं आपसे, इन जनरल बेटा रिलीज होती है। क्यों सर? इसलिए रिलीज होती है बेटा क्योंकि आपको भी पता है सर, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एटम चाहता ही है कि उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहे। तो जनरली लोग खाना ही चाहते हैं कि पेयरिंग करा लो। तो जनरल बात यही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ना तो एटम को बड़ा मजा आता है। मजा आता है मतलब खुश होता है, खुश होता है मतलब स्टेबल होता है, स्टेबल होता है मतलब उसकी एनर्जी घटती होगी। तो रिएक्टेंट जब मान लो x जब x माइनस बनेगा तो उसको मजा कब आएगा? जब उसकी एनर्जी घटे। घटे मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी रिलीज होगी। तो वही बात में कंटिन्यूएशन बच्चों लिखेंगे फॉर many elements energy is released when an electron is added to the atom and electron gain enthalpy is negative. इन जनरल बच्चों मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में जो आपको एलिमेंट्स दिखेंगे ना, उन्हें मजा ही आता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, उनको खुशी महसूस होती है, स्टेबल होते हैं वो। अगर स्टेबल होगा कोई सर इलेक्ट्रॉन गेन करके तो क्या होगा? अरे सर अगर किसी को मजा आया मतलब स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी घटी, एनर्जी घटी तो गई कहाँ? रिलीज हुई। हेलो हेलो Yes.